Hi students, I am here today to give you a lecture on general knowledge. Mostly Sanat has been doing this duty, and for current events yesterday Satpreet ma'am had come over. Sanat had a unfortunate uh, aspect of losing his father. Of course it's a very traumatic thing for him, and we do understand the trauma he's going through. However, as I say, the show must go on. I've never let anything come in between my students and my lectures. Since I was in the Indian Police Service, my forte was always general studies. I came into IPS because of general studies. I was teaching for UPSC. When I started teaching, the first or second year I remember, in fact Sanat was of the first batch. I gave up teaching general knowledge because then I concentrated on law. But now that there is an emergency, so now I think I'll take over general knowledge till Sanat returns. General knowledge, as I've always said, is a very, very important facet of any examination today. Certain examinations have separate papers of general knowledge, for example, Delhi, for example, UP. UP का पेपर तो बिल्कुल ही almost like UPSC level था, I've seen. It is not far away then that we will see general knowledge as a part of a paper, as a separate paper. अभी तक तो प्रीलिम्स में 5, 7, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं. But with the Indian Judicial Service coming round the corner, वो दिन दूर नहीं है जब जनरल नॉलेज का एक सेपरेट पेपर होगा. Unfortunately, we students of law always feel कि लॉ आ गया तो हमें सब कुछ आ गया और हम कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं. This is the last thing which I would like in my student. For this purpose, I started general knowledge classes, even in my offline mode and in online तो बिल्कुल एक रेगुलर फीचर है. जनरल नॉलेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एनालिटिकल जनरल नॉलेज एंड फैक्चुअल स्टैटिक जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं. एनालिटिकल यूपीएससी में मोस्टली वही आता है, बट अभी जुडिशरी में वो लेवल नहीं है कि एनालिटिकल जनरल नॉलेज आए जिसमें एनालाइज करना पड़े. वो स्टेप 2 होता है. एंड आई डोंट थिंक एनालिटिकल जनरल नॉलेज will form a part of judiciary for another 4-5 years. मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्टैटिकल हमारा इतना ज्यादा है इसका जनरल नॉलेज का कि वही खत्म नहीं होता. Yesterday I was hearing Satpreet ma'am telling you 14 heads of current events. जनरल नॉलेज का जब मैं आईपीएस के लिए तैयारी कर रहा था, जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, उस टाइम जो मुझे सिखाते थे उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा एक बात याद रखना, जनरल नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि नॉलेज ऑफ एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग हमें करना है. टुडे वी विल स्टार्ट विद द डिजीजेस. आज के दिन में हमारा पूरा दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से ग्रस्त है. 2020 तो पूरा साल ही हम बीमारी के डर में ही जिए हैं. So naturally, I think it is fit enough that I should start my first lecture on diseases. So let's start. I'll be giving factual informations. You'll have to write. Let's start from the very beginning. बीमारियां दो तरह की होती हैं. एक जो शरीर के अंदर ही पैदा हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट डिजीज. वो क्यों?
व्हेन आई कम टू हार्ट डिजीजेस तब हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे यहाँ पे दो तरह के हमारी बॉडी में फैट्स हम खाते हैं, एक गुड फैट और एक बैड फैट। बैड फैट को हम कहते हैं एलडीएल, गुड फैट को हम कहते हैं वीडीएल। दोनों जरूरी है, एक कॉम्बिनेशन जरूरी है। एलडीएल क्योंकि लो डेंसिटी होता है तो वो बड़ी जल्दी हमारे जितने भी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर वो जम जाता है। जम के जैसे हम पाइप्स देखते हैं ना, ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे शोरा जम जाता है, ऐसे शोरे की तरह जम जाती है और जमते 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 वो ब्लॉक हो जाती है। जब हार्ट में ब्लड आना बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली वहां पे फिर हार्ट अटैक आ जाता है, और अगर वो नहीं खुले राइट टाइम पे तो फिर वो हार्ट फेल हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो होती हैं वो कायदे से, अगर कोई कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट नहीं है तो वो फिर कायदे से इट्स बिकॉज ऑफ आवर डाइटरी हैबिट्स। इसलिए हम जब भी किसी को हार्ट अटैक के हम क्या कहते हैं, ये मत तला हुआ सामान मत खाओ, एलडीएल होता है वो। बट हम गुड फैट कहते हैं खाओ। गुड फैट बहुत सारी चीजों में होता है, आई टेक दैट लेक्चर अब, क्योंकि जब मैं हार्ट की डिजीज करूंगा तब डिटेल में बात करेंगे। अभी मेरा मकसद हार्ट की डिजीज बात करने का नहीं है। दूसरा एक और जो डिजीज हमारी बॉडी के अंदर ही आ जाता है जिसका आज तक हमें कारण नहीं पता, कैंसर। कैंसर में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना हमारे शरीर पे मस्से आ जाते हैं, वॉट्स। तो वॉट तो बाहर आता है, तो वो जैसे जैसे ग्रो करता रहता है, बुरा लगता है, हम कटवा देते हैं वगैरह वगैरह। वॉट्स को हम बेसिकली वेरुकी कहते हैं, VERRUCI, वेरुकी। दिस इज एक्चुअली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस होते हैं, अपने आप के लिए तो इन्फेक्शियस है ही है, इसलिए वॉट्स एक जगह है तो दो तीन जगह और फैल जाते हैं। ये जो बीमारियां हैं ये कायदे से कैंसर, अब वॉट को उल्टा कर दो, बॉडी के अंदर कर दो, तो वो वॉट की तरह अंदर एक पहले सेल बनता है, म्यूटेशन से बनता है, वो सेल अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है और अब वो जहां पे है उस जगह को खाना शुरू करता है। खाना चाहिए उस सेल को डिवाइड करने के लिए, तो वो जहां पे होता है उस चीज को खाना शुरू कर देता है। तो कैंसर जो होता है अंदर ही अंदर इंसान को खाना शुरू कर देता है। कैंसर क्यों होता है, इसके हजार कारण है, though we have not been able to pinpoint, but we know somewhere that these are definitely cancerous. ये फूड्स जो हैं, ये चीजें जो हैं, ये कैंसरस होती हैं। कैंसरस क्यों होती हैं, वो चीज हमारे अंदर जो सेल है उसको प्रॉपर ग्रोथ ना करके उसके म्यूटेशन करा देता है, अलग तरह से हो जाता है और वो फिर अलग ही तरह का उसका डेवलपमेंट हो जाता है, जो अब एक, जैसे कि मैंने बोला, इन्वर्टेड वॉट की तरह हो जाता है और पूरी बॉडी को खाना शुरू कर देता है। ये जो दो हमारी डिजीजेस हैं, कैंसर का तो हमें नहीं पता क्यों है, दो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट वी नो कि जैसे बहुत सारे बाहर की चीजें हैं, खाना, गलत खाना, लॉट ऑफ जो आजकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें, कार्बन, सो मेनी थिंग्स, कोई भी चीज ट्रिगर ऑफ कर देती है हमारे सेल का म्यूटेशन और वो कैंसरस बन जाता है। इसलिए सबसे कॉमन चीज हो गई है। एंड यू नो विच इज द बेस्ट एंटीडोट टू कैंसर? फ्रेश एयर, फ्रेश फूड। एक चीज और याद रखनी है, कैंसर जो होता है वो हमेशा हमारे एक एसिडिक मीडियम में पनपता है। कैंसर नेवर सर्वाइव्स इन एन एल्कलाइन मीडियम, इसीलिए जिसको कैंसर हो जाता है हम उसको एल्कलाइन खाना खाने का हिदायत देते हैं। एल्कलाइन चीजें वो होती हैं नेचुरली जिसका पीएच लेवल 7 से ऊपर होता है। चीनी जो होती है वो एसिड प्रोड्यूस करती है, तो जो जो चीजें एसिड प्रोड्यूस करती हैं वो हम मना कर देते हैं। जो जो चीजें एल्कलाइन है, फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एंटीडोट्स टू कैंसर आई कैन टेल एज अ डॉक्टर, दे आर फर्स्टली कैरेट्स, कैरेट जूस, और आज के दिन में जो बेसिक फाइंड है वो है हमारा व्हीट ग्रास जूस। तो व्हीट ग्रास क्या होता है, आप गेहूं बो दो,
उसमें से जो हरे हरे फुटकर निकलते हैं उसको काट लेते हैं, उसको फिर मिक्सी में पानी मिला के उसका जूस निकाल लेते हैं, उसको छान के पिलाते हैं। दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एंटीडोट्स टू कैंसर, बिकॉज ये हाईली अल्कलाइन होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, हाईली अल्कलाइन होता है। तो कैंसर के पेशेंट्स को यही थेरेपीज दी जाती हैं। या फिर एप्पल साइडर जो होता है, एप्पल साइडर विनेगर होता है, वो अगेन इट इज एल्कलाइन इन नेचर, वो भी हम देते हैं। तो जो जो चीजें एल्कलाइन है, बेसिकली हमें अपनी बॉडी में एल्कलाइन मीडियम रखना है। जैसे जो मैं चीज पीता रहता हूँ, ये काली कॉफी या ब्लैक टी में, या ये जो मैं पीता हूँ, ये नॉर्मली इट इज ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी, these are all acidic, these are cancerous, not cancerous but these are they, अगर कैंसर कहीं हो तो उसको और बढ़ावा देते हैं ये। but these are my addictions because if I have to keep alert, मेरी पुलिस के दिनों से ये नेचर पड़ गई थी कि मैं एक ब्लैक कॉफ़ी बहुत पीना शुरू हो गया था, और इसीलिए मेरे हर तीसरे महीने मुझे अपने टीथ की स्टेनिंग ख़त्म करानी होती, क्योंकि स्टेन हो जाते हैं टीथ कॉफ़ी ब्लैक पीते पीते पीते। बट देन दिस इज़ माय एडिक्शन बिकॉज इट कीप्स मी वेरी अलर्ट। एनीवेज, यू नो, ये तो था हमारी बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर कॉज्ड बाय आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स। आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज, एक लिविंग थिंग जो ऑर्गेनाइज्ड होती है। जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है एक सेल का, एक सेल, जिसको हम प्रोटोजोन कहते हैं। प्रोटोजोन एक सेल का, एम्यूबा हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, वो एम्यूबा। तो कुछ ऐसे, तो हमारी बेसिकली जो अगर बीमारियों की बात करें तो हमारी कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारियां करते हैं? ए, बैक्टीरिया, बी, वायरस, सी, प्रोटोजोन्स, डी, फंगल ऑर्गेनिजम्स, एंड ई, पैरासाइट। ये हमारे 5 तरह की चीजें हैं जो हमारे पास बाहर से बीमारी लाते हैं, जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। और अभी जो मैं बताऊंगा कौन सी बीमारियां कौन से, ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, हर साल हर जगह आते हैं। वी हैव टू बी कंसंट्रेटिंग मोर एंड मोर ऑन फैक्चुअल जनरल नॉलेज। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको सनत करा रहे थे, इवन करंट इवेंट्स मैम करा रहे हैं, बट जो मैं कराऊंगा वो है सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज तो है ही। सो पहला मेरा क्वेश्चन ये बनता है, कौन सी बीमारियां कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? तो पहले लेते हैं बैक्टीरिया। जो हम बैक्टीरिया का बात करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। बैक्टीरिया इज लेस कॉम्प्लेक्स देन अ वायरस। इसलिए हम जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम उसको क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबैक्टीरिया। इसीलिए एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीजेस में काम नहीं आएंगी, ये तो एंटीबैक्टीरिया है। हमारी चीज में वो एमॉक्सिसिलिन और ये पेनिसिलिन, ये सारे हम वो सारे खाते रहते हैं। क्यों? कि जी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरिया है, एंटीवायरल नहीं है। ये खास क्या लगना, आगे से गलती मत करना। डोंट गो ओवर द काउंटर एंड आस्क द केमिस्ट, उससे आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। क्योंकि जब आप अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स खाते हैं, 500 mg के आप 2 3 बार कैप्सूल खा रहे हैं दिन के, तो इससे क्या होता है, वो एक, हम जैसे कहते हैं ना, हम बैसाखी पे चलते हैं, क्रचेस पे, तो हम एक क्रचेस पे चलना शुरू हो जाते हैं। अब अगर जब तक आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तब तक है, जिस दिन उसका असर खत्म फिर वापस। इसलिए वो लोग बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं जो ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं। Though the allopathic doctors don't agree with me and I don't agree with them. I'm a homeopath. I'm a homeopathic doctor. I have not taken an allopathic medicine for maybe last 35-40 years, 35 years तक, जहां तक मुझे याद है मैंने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली। तो इसीलिए एंटीबायोटिक वर्ड याद रखना है कि वो एंटीबैक्टीरिया है। सो पहले हम लेते हैं कि बैक्टीरिया
से कौन सी बीमारियां होती हैं? प्लीज मेक अ लिस्ट। और ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स का है। सो बैक्टीरिया आर बेसिकली द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर सिंगल सेल्ड, और एक ही सेल होता है। यू नो व्हाट इज अ सेल? एक सेल, ये सेल होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। बैक्टीरिया जो होता है एक सिंगल यूनिसेलुलर कहते हैं, एक सेल है। तो ये एक बैक्टीरिया होता है। इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वायरस, बट इट इज मच सिंपलर देन एन एनिमल सेल। एनिमल सेल क्योंकि जिंदा है, सब कुछ है, वो बहुत, या प्लांट सेल्स वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसे कहीं इजी होता है। इनके डिफरेंस, इनके शेप के मुताबिक इनके नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्फेरिकल है अगर, या गोल है, ओवल है, या इफ इट इज स्फेरिकल, इफ इट इज राउंड, स्फीयर की तरह है, या ओवल है, तो फिर हम उसको कहते हैं कॉकस स्फेरिकल। अगर वो रॉड की तरह है, रॉड या सिलेंडर की तरह है, तो उसको कहते हैं बैसिलस। तब उसको हम कहते हैं ना बैसिलस, तो उसका मतलब क्या है? वो रॉड की तरह है, वो एक सिलेंडर की तरह है। और जहां स्पाइरल होता है तो रॉड होगी, ये दिस इज अ रॉड, तो ये हो गया कॉकस, ये हो गया बैसिलस। और जहां पे स्पाइरल होता है ऐसे, उसको हम कहते हैं स्पाइरलम, SPIRILLUM। तो तीन तरह के हमारे बैक्टीरिया होते हैं, कॉकस, स्पाइरलम एज वेल एज बैसिलस, डिपेंडिंग ऑन देयर शेप। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। नाउ बैक्टीरिया जो है ना, वो दोनों तरह के होते हैं, प्लीज रिमेंबर। गुड बैक्टीरिया भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। यू नो, जो बैक्टीरिया हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया है, हमारे इंटेस्टाइन्स में होते हैं, वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करते हैं, तो दे आर कॉल्ड द गुड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें, हमारे शरीर को हार्म पहुंचाते हैं। नाउ दीज, अगर हम देखें कि एक गुड बैक्टीरिया का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या होता है? देयर आर सर्टेन प्लांट्स लाइक द लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं? मटर, सोयाबीन, जो लेग्यूम्स होते हैं, इनकी अगर आप कभी जड़ उखाड़ के देखो तो इनकी जड़ों में ना ऐसे ऐसे जैसे पिंपल्स हुए होते हैं, वो ऐसे होते हैं, मोटे मोटे नोड्यूल्स होते हैं। वो नोड्यूल्स बैक्टीरिया से भरे होते हैं। जब जो जो हमारे एयर में मेजर कंपोनेंट इज नाइट्रोजन, 79-80% है, उसको अब नाइट्रोजन इनर्ट है, ऐसे ही नाइट्रोजन N2 जो होता है वो बेकार होता है, उसको क्या करें, वो तो इनर्ट है, वो खाया भी नहीं। पर नाइट्रोजनस कंपाउंड ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। खाद जो होती है क्या होती है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो अब क्या होता है, जो हवा का नाइट्रोजन है जो इतना ज्यादा है, उसको तोड़ता है ये बैक्टीरिया। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमेशा लेग्यूम्स में होता है। तो जितने हमारे लेग्यूम्स होते हैं उन सब में ये वाला बैक्टीरिया उनके रूट में होता है। यू नो, नाइट्रोजन धरती में, पानी में, सॉइल में कैसे जाता है? सॉइल में अदरवाइज तो नहीं जा सकता, बिकॉज N2 ऐसे टूटता नहीं है। नाइट्रोजन दो तरह से आता है धरती के अंदर, क्योंकि बहुत जरूरी एलिमेंट है ये हमारे लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नाइट्रोजन। तो उनको नाइट्रोजन कैसे मिलता है? दो तरीके से। एक तो जब लाइटनिंग होती है तो एयर को तोड़ देती है, तो नाइट्रोजन का N2 जो होता है वो टूट जाता है, आयंस बन जाते हैं, बारिश के साथ वो जमीन में आ जाता है, अब वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एक तो ये, दिस इज वन ऑफ द वेज। दूसरा तरीका होता है जो मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जहां नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो सॉइल बड़ी रिच हो जाती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन तोड़ तोड़ के उसको अब एसिमिलेट करा देते हैं इंदर। तो ये होता है हमारा गुड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया जो है वो हमारी बीमारियों का सबब है।
कौन से बैड बैक्टीरिया, लेट अस सी दोस। कौन सी बीमारियां हैं, लेट्स राइट दोस। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा। टाइफाइड, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी टाइफाइड से पीड़ित थे, मुझे फोन भी आए। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हमारी होम्योपैथी में एक दवाई है जो सबको बहुत ठीक कर देती है। कभी कोई किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कॉल मी अप। आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक हियर, आई वुड लाइक टू टॉक पर्सनली। ओके, टाइफाइड, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है गले में बहुत दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। गनोरिया, गनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, लेप्रेसी, ये क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपके प्रीलिम्स में। टेटनस, टेटनस जो टेटनस का इंजेक्शन लगता है, क्योंकि टेटनस का जो होता है ये बैक्टीरिया, ये सॉइल में भी होता है, घोड़े की शिट में होता है, और इट इज मोस्टली हेयर। देन प्लेग, वुपिंग कॉफ एंड निमोनिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, which organism causes these diseases? Typhoid, TB, tuberculosis, cholera, food poisoning, diphtheria, gonorrhea, meningitis, leprosy, tetanus, plague, whooping cough and pneumonia are caused by bacteria. Virus जो है, virus was actually discovered in 1892. एक रशियन साइंटिस्ट था, डिमिट्री इवांस्कोपी, ऐसा कुछ नाम है, डिमिट्री इवांस्कोपी ऐसा कुछ नाम था। 1892 में ही फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड अ वायरस, और तब पता चला कि ये तो अलग चीज है। वायरस इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन अ बैक्टीरिया, इसलिए वायरल डिजीज जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। सो दैट इज वाई वायरस जो है वो वेरियस शेप्स में होती हैं, रॉड्स में होता है, थ्रेड्स होते हैं, स्फीरॉइड, हर तरह का होता है। ये एक चीज इनकी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आपके होस्ट में चले गए तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो वायरस मल्टीप्लाइज वेरी क्विकली इन अ बॉडी, जैसे अब हम अभी देख रहे हैं दिस कोविड-19। इसके अंदर जो डिजीजेस कॉज्ड है, प्लीज राइट डाउन दोस। इन्फ्लुएंजा, कोरोना इज नॉट कोरोना, ये जो आज की हम बात कर रहे हैं, हमारे जो इन्फ्लुएंजाज हैं सारे कोरोना है। कोरोना ये नहीं है कि 2020 में आया, कोरोना तो 200 साल से चल रहा है। जो कोरोना 2020 का अलग स्ट्रेन है, दैट इज कॉल्ड, दिट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोविड-19। वो कोविड जो 19 में पहली बार देखा गया, तो कोरोना सारा ही है, उसमें वो स्ट्रेन जो अब 2019 में हमें पहली बार आया चाइना में, वुहान में, वो हमारा कोविड-19 है, वो सबसे खतरनाक स्ट्रेन है। नहीं तो सबको इन्फ्लुएंजा होता ही है, जुकाम खांसी होती है, बुखार होता है, वायरल फीवर, हम कहते हैं ना वायरल फीवर हो गया, वो यही वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा। बोन पेन्स होते हैं, लूज टमी हो जा, लूज मोशंस हो जाते हैं, बुखार प्लस बोन पेन्स मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है, गला दर्द से शुरू होता है। ये कोविड-19 का भी यही सिम्टम है। बस फर्क यहाँ है कि अब ये वो नॉर्मली ठीक हो जाता है, ये जाके सीधा हमारे लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जाने के बाद जो हमारे लंग्स में जहाँ से हमारा आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो एयर पॉकेट्स होते हैं लंग्स के लास्ट पार्ट में, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वहां पे अब पूरा सूखी खांसी होती है, उसके बाद ये पूरा बलगम बननी शुरू हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाते हैं, सांस नहीं आता है और आदमी मर जाता है। ओके, उसके बाद इन्फ्लुएंजा के बाद स्मॉल पॉक्स, एड्स, पोलियो, मीजल्स, मम्प्स,
चिकन पॉक्स, येलो फीवर, डेंगू फीवर, रेबीज, ये सारे ऑल ऑफ दीज आर कॉज्ड बाय द वायरस। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बात करूंगा। जहां तक इनके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले खत्म कर लें ऑर्गेनिजम्स का। सो आई रिपीट, कौन सी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द वायरस? इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, एड्स, पोलियो, मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, डेंगू फीवर, रेबीज। उसके बाद तीसरी जो ऑर्गेनिज्म है जो आता, जो हमें बीमारी देता है, वो है फंगस। फंगस जो होता है वो एक तरह का वेजिटेबल होता है जिसमें हरापन, क्लोरोफिल जो हरा बनाता है एक पत्ते को, वो नहीं होता है। सो इट इज बेसिकली अ वेजिटेबल फॉर्म। इट्स अ वेजिटेबल फॉर्म विदाउट क्लोरोफिल। नाउ दीज आर बेसिकली पैरासाइट्स। फंगस इज अ पैरासाइट। आपने देखा ना, वो फंगस लग जाती है, वो दूसरे पे जीती है। तो ऐसी वो हमारी बॉडी पे अगर आ जाती है तो हमारी बॉडी पे जीती है। तो ये जो है हमारा फंगल डिजीजेस जो है नॉर्मली कहां आएंगे? हमारे स्किन पे। सो एज अ रिजल्ट एथलीट्स फुट, रिंगवर्म्स, धोबीज इच जो कहते हैं, तो हमारी जो स्किन की डिजीजेस आती हैं वो सारी हमारी फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। यहां पे एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी, और एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का भी है। एक एंटीबायोटिक जो बड़ी फेमस हुई थी एक टाइम पे, कई लोग इसको रिएक्टिव भी हैं, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन इज डेवलप्ड फ्रॉम अ फंगस। सो प्लीज राइट दिस डाउन। पेनिसिलिन एक जो एंटीबायोटिक है वो फंगस से डेवलप होती है। तो फंगल जो इन्फेक्शन है वो नॉर्मली हमारे स्किन इन्फेक्शन आती है। तो जितने भी हमारे बहुत सारी स्किन इन्फेक्शन होती हैं वो सारी हमारी वहीं से आती है। ओके, द नेक्स्ट इज एम्यूबा। एम्यूबा, और जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोअन। तो प्रोटोजोअन, PROTOZOAN, प्रोटोजोअन ऑर्गेनिजम्स। ये जैसा कि मैंने बोला सबसे एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। सिर्फ एक सेल होता है, जेली लाइक होता है, वो अपना चलता रहता है। इसके अंदर हमारी जो बीमारियां आती हैं, तो प्रोटोजोन बीमारियां कौन सी हैं? अगेन सही, ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। राइट डाउन प्लीज। पहला, एम्यूबिक डिसेंट्री। एम्यूबिक डिसेंट्री बहुत कॉमन है, कई बार तो ब्लीडिंग भी हो जाता है डिसेंट्री में, इतना बुरी तरह इफेक्ट होता है, मर भी जाते हैं लोग। तो इसमें सबसे सीरियस कौन से डिजीजेस हैं? प्रोटोजोन डिजीजेस। सबसे पहले मलेरिया, डायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, KALAZAR। तो ये सबसे खतरनाक हमारी बीमारी है। एंड फाइनली वी कम टू द लास्ट ऑर्गेनिज्म जो बीमारी करता है, वो है पैरासाइट। पैरासाइट जो होता है, उसका नाम ही क्या होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना खाता है। दे ऑल्सो वो डिजीज कैरियर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लेग है वो रैट्स कैरी करते हैं, और उनसे जो फ्ली होते हैं ना, छोटे छोटे हम देखते हैं आसपास काले काले घूम रहे होते हैं, उनको फ्ली कहते हैं। वो कैरी करते हैं, वो आपका खून पीते हैं, खून पीते वक्त वो इंजेक्ट कर देते हैं जो वो पैरासाइट लेके आ रहे हैं। सो दैट इज वाई एक और बीमारी होती है जो लाइस होती है ना, लाइस को क्या कहते हैं? जुएं। उससे एक बीमारी लगती है, वो भी इसी के थ्रू आती है, टाइफस, THYPUS, टाइफस। वो भी इनसे, TPHYUS, टाइफस, TYPHUS, टाइफस, वो लाइस से होती है, ह्यूमन लाइस। इनके बारे में थोड़ा डिटेल और बात कर लेते हैं, कौन सी बीमारियां हैं। पहला हम बात करते हैं एड्स। एड्स जो है वो एक वायरस है, HTLV3। HTLV3 ये एक लास्ट पार्ट होता है,
इट स्टार्ट्स विथ HIV और ये पूरा इम्यून डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है. It destroys the entire immune system of the body. Earlier it was found that it was thought that it is only a sexually transmitted disease between homosexuals, but later on it was realized कि ये blood transfusion से भी हो जाता है, and one infected partner can always give it to another partner. ये एक fatal disease है AIDS होने के बाद. HIV होने के बाद it takes sometimes about 10 to 20 years to become AIDS. तो HIV का पेशेंट कई बार 20-20 साल भी जिंदा रह जाता है. और अब कुछ प्रोग्रेस की है, तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि फुल क्योर आ गया है या कोई वैक्सीन आ गई है एड्स की, वो तो नहीं है, पर फिर भी काफी हद तक हम उसको HIV को डिले कर देते हैं. एड्स में काफी हद तक वो जी जाते हैं. जहां तक हम बाकी बीमारियों की बात करें, बाय द वे कौन सी दवाइयाँ, मैं एज अ होम्योपैथ भी मैं बहुत सारी दवाइयाँ देता हूँ, बट एक दवाई है एलोपैथी में कॉल्ड AZT. वो दवाई से काफ़ी फर्क पड़ा है. मैंने सुना है कि वो 4 बार दिन में ओरली देते हैं, उससे कहते हैं कि काफ़ी असर होता है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. मैंने जैसा कि बोला, एड की कोई इलाज नहीं है, बट डिले कर देता है HIV को फुल ब्लोन एड्स बनने के लिए. ओके, जब हम कॉमन डिजीजेस की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन डिजीजेस. पहला हम बात करते हैं मलेरिया की. मलेरिया एज आई सेड इज अ पैरासाइट. इस मलेरियल पैरासाइट का नाम होता है प्लाज्मोडियम, PLASMODIUM. मैं इसलिए नाम दे रहा हूं, कई बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं. प्लाज्मोडियम, तो मलेरियल पैरासाइट को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं. अब ये एंटर कैसे करता है? थ्रू मॉस्किटो की बाइट, और वो भी कौन सी? एनोफिलीज, ANOPHELES. सारी एनोफिलीज नहीं, सिर्फ फीमेल एनोफिलीज. ये क्वेश्चन अगेन, ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, प्लीज ये बहुत ध्यान से रखना. तो फीमेल एनोफिलीज के काटने से ही ये मलेरियल प्लाज्मोडियम जो है ये ट्रांसमिट होता है, ये अंदर जाता है. इसमें बेसिकली क्या होता है? स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, और काफी, पर अब तो खैर काफी हद तक इसका प्रिवेंशन क्या है? कुनीन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंशंस. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मॉस्किटोज को दूर रखो. सेकंड इज टीबी. टीबी की अगर हम बात करें तो टीबी पे तो बहुत रिसर्च हो चुकी है आज तक. नो, टीबी इज एन इन्फेक्शियस, वी यूज द वर्ड इन्फेक्शियस मीन्स हवा से, जैसे कोविड इज इन्फेक्शियस. अगर मैं कहता हूं कंटेजियस, तो हाथ लगाने से, स्किन के टच से, तब होता है. तो इन्फेक्शियस है ये, इट इज इन्फेक्शियस. और ये बेसिकली होता है अनहेल्दी कंडीशंस में जीने से. ये एक बैक्टीरिया है, मैंने पहले भी आपको बताया. नॉर्मली जो मैल न्यूट्रिशन है, वीक जिनका इम्यून सिस्टम है, अनहेल्दी अनहाइजेनिक जगह रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा, क्योंकि उनके लंग्स को अटैक करता है. इसमें नॉर्मली क्या होता है? एक रेगुलर फीवर रहता है, एंड में जाके ब्लड आना शुरू हो जाता है स्प्यूटम में, थूक के अंदर, इसके अंदर. अब इसका जो इलाज है वो है BCG. हम पहले ही बच्चे को BCG लगाते हैं. व्हाट डज BCG स्टैंड फॉर? BCG स्टैंड्स फॉर बैसिलस कैलमेट, CALMETTE. बैसिलस कैलमट ग्यूरिन, जिन्होंने इसको इजाज किया था उनके नाम पे, ग्यूरिन, GUERIN, BCG का टीका. तो बैसिलस कैमेट ग्यूरिन. दिस वैक्सीन वाज, ये वैक्सीन दी जाती है, और इसको डेवलप किया, जैसा कि नाम है इनका, 1922 में ये डेवलप हुई थी बाय कैलमेट एंड ग्यूरिन इन पेरिस, और उन्हीं के नाम पे BCG है. ओके, जब हम आते हैं कॉलेरा, थर्ड कॉलेरा. अब ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक होता है. ये वाटर बॉर्न एंड फूड बॉर्न डिजीज है.
ये पानी से या फूड से फैलता है। कॉलेरा जो है वो बेसिकली it affects the intestine very badly, vomiting, stomach ache and fever, even unconsciousness आ जाती है। उसके अंदर क्या होता है, खराब खाना, तो जब हम कोई खराब चीज़ खाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जाके हमें, जैसे कि हम नॉर्मली दूध से बहुत जल्दी हो जाता है कॉलरा, या खराब सड़े हुए फलों से, तो फल जो होते हैं सड़े हुए उनसे बहुत जल्दी हो जाता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, नेवर टच एनीथिंग। पुरानी चीज़ को मत खाओ जिसमें बैक्टीरिया बहुत आ गया होगा या वायरस बन गया होगा, या कोई सड़ा हुआ खाना या पुराना खाना। डोंट बी इन अ हैबिट टू ईट फ्रेश फूड। ओके, इसके लिए हमारे पास एंटी कॉलरा ड्रग्स हैं, उसको कवर होता है। नेक्स्ट इज टिटनस। टिटनस, एज आई टोल्ड यू, लिव्स इन द सॉइल, डस्ट, काउ डंग, हॉर्स डंग, इनमें होता है। तो इसके अंदर अगर कहीं हमारा ओपन वुंड कहीं हो गया तो वहां से घुसता है। अगर ऐसी में हाथ लगाऊं तो नहीं होता, पर अगर कहीं कट है तो फिर हो सकता है। तो इसीलिए इट अटैक्स ओपन वुंड्स ओनली। इसके अंदर क्या होता है, टिटनस में पूरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और जबड़ा जो एंड में बिल्कुल जम जाता है। सो इसमें पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। जॉ मसल्स और थोरैसिक, ये थोरैसिक होता है एरिया, ये मसल्स जैम हो जाते हैं, तब मर जाता है। इसीलिए इसको कई बार हम टिटनेस को लॉक जॉ भी कहते हैं। जॉ लॉक हो जाता है, हिल नहीं पाता है। इसके अंदर इसका वे आउट क्या है, वी गिवन एंटी टिटनस इंजेक्शन इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स। इट इज कॉल्ड एन ATS, हम कहते हैं ATS का इंजेक्शन लगाया, एंटी टिटनस इंजेक्शन इसको कहते हैं। उसके बाद एक डिप्थीरिया, जो बचपन में हमें लगता है एंटी डिप्थीरिया, वो एक्यूज इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द थ्रोट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक थ्रोट के अंदर एक ग्रे रंग की मेम्ब्रेन आ जाती है जिसमें फीवर आता है और उसके अंदर बहुत तकलीफ होती है, मर भी जाते हैं। इसका एक ही आंसर है, इसके इम्यूनाइजेशन किया जाए वैक्सीन के साथ। तो दो, इम्यूनाइजेशन क्या होता है या वैक्सीनेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन बेसिकली वी इंजेक्ट, दो तरह का इम्यूनाइजेशन होता है। इम्यूनाइजेशन कैन बी थ्रू अ वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, सी दो तरह के, जैसे कि मैंने बोला, इम्यूनाइजेशन होता है। एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, वो आपको जो डिजीज वाले जर्म्स हैं, जर्म्स वर्ड नहीं यूज करूंगा, बैक्टीरिया, जो वायरस है, वो डाल देते हैं। और वही पैथोजन, इसको एंटीजन कहते हैं। व्हाट आर एंटीजेंस? वो जो बीमारी करते हैं हमें। तो हम वो एंटीजन थोड़ा सा आपके बॉडी में डाल देंगे। वैक्सीन में क्या होता है, वो गर्म करके ऐसे गोल गोल करके उसमें, मतलब ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, या फिर अगर ज्यादा है तो टीका लगा देते हैं। बॉडी, जैसे हमारी बॉडी अंदर ये एंटीजन जाते हैं, इमीडिएटली बॉडी रिएक्ट करती है। जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो हमारा बॉडी मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, वो वहां भागे आते हैं और बॉडी में हार्मोन्स अपने आप कोशिश करते हैं कि उसको खत्म करने के लिए स्पेशल टाइप के एंटीबॉडीज बनाएं। तो उस एंटीजन को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं हमारी बॉडी में, और वो एंटीजन को अब मार देती हैं। पर अब वो तो जिंदा हो गई, हमारे बन गई। अब अगर दोबारा हमने बाई चांस वो बीमारी आती है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हैं। जैसे हमने फौज खड़ी कर ली, जैसे भी चाइना का टेंशन आ रहा है तो हमने फटाफट फौज वहां ले गए हैं, अब हम तैयार हैं। पर सडनली अगर चाइना अटैक कर देता तो हम तैयार नहीं थे। तो इसीलिए एक तैयार हो जाती है बॉडी। अब कभी भी वो अगर बीमारी आएगी तो वो वाली फौज तो हमारे पास पड़ी है। तो ये होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जो हम कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। उसमें क्या होता है कि जिसको जो एंटीजन जिसको दिया गया उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, तो हम उसकी एंटीबॉडीज निकाल के, उनका ये वाला ब्लड निकाल के, प्लाज्मा निकाल के, वो वाला एंटीबॉडीज हम एक इन्फेक्टेड आदमी को दे देते हैं। तो हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कब करते हैं? जब हमारे पास टाइम नहीं है, जब हमें पता है कि ये बंदा मरने वाला है, टाइम नहीं है, इसको फटाफट इंजेक्ट करो। तो फिर इसका टाइम, अब इसमें अपने एंटीबॉडीज तो है नहीं उसकी, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है थेरेपी, पर एटलीस्ट वो जी जाएगा।
जीने के बाद उसकी अपनी हेल्थ रिटर्न होनी शुरू हो जाती है, तब वो अपने आप जीना शुरू हो जाता है। तो जहाँ एक आदमी बिल्कुल मरने वाला है, और क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमने आपको एंटीजन लगा दिया और आप एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर दिया, तो बहुत टाइम लग जाता है हमारी अपनी एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए, बहुत टाइम लग जाता है। तो अब क्या करें, वो तो मरने वाला है, वो तो 2 दिन नहीं जीने वाला, तो कहाँ हम डालेंगे एंटीजन उसके अंदर, वो तो मर जाएगा उल्टा। फिर हम क्या करते हैं, किसी और आदमी की जिसको हमने एंटीजन दिया था, जिसने अपनी एंटीबॉडीज डेवलप कर ली हैं, वो एंटीबॉडीज हम उसमें से इसमें इंपोर्ट कर देते हैं, और अब उसकी ये वाली एंटीबॉडीज इस बीमारी को खत्म करती है। दैट्स हाउ वी डू इट। ओके, नेक्स्ट इज टाइफाइड। Typhoid, as I told you, is a waterborne and a foodborne disease. It is transmitted by a bacillus, I told you, bacteria, contaminated food and water. Mostly अगर हमारे पास जो sewage होता है, जो गंदा पानी होता है, वो अगर हमारे अंदर चला जाए तो टाइफाइड होता है। इसलिए मोस्टली गंदे पानी की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइफाइड केसेस आर रिपोर्टेड। फूड, वाटर इज वन ऑफ द, बिकॉज वाटर में सारी चीजें पनपती हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। इसीलिए पानी अगर गंदा पी रहे हैं तो वो एक सबब बन जाता है, रीजन बन जाता है टाइफाइड का। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, टेम्परेचर रहता है, इट इज बेसिकली एन एंटेरिक फीवर, वो पूरे इंटेस्टाइन्स का फीवर होता है और बहुत लंबा चलता है और बहुत वीक कर देता है एक इंसान को। नेक्स्ट इज प्लेग। जहां तक प्लेग का सवाल है, इट इज अ कंटेजियस डिजीज और इसीलिए ये एपिडेमिक बन जाती है। एक टाइम आया था जब पूरा यूरोप प्लेग से ग्रस्त हो गया था। इसमें क्या होता है, इट इज स्प्रेड बाय रैट्स, इन्फेक्टेड रैट्स। इन्फेक्टेड रैट्स में क्या होता है, रैट्स के ऊपर जो फ्ली होते हैं, जो फ्ली ने काटा, वो फ्ली जब इंसान को काटता है तो वो ये वाला इसके ये प्लेग उसमें डाल देता है। या फिर अगर रैट्स टच हो जाएं आपको तो भी ये एकदम, यू कैन ऑल्सो गेट दिस अगेन थ्रू इट। जो प्लेग का जो बैक्टीरिया है वो बहुत कंटेजियस होता है, और एक बार अगर एक रैट को प्लेग हो गया हो, अगर वो कैरियर है, तो जहां जहां वो रैट जाएगा सब जगह वो फैलाता जाएगा, इसलिए बहुत डेंजरस होता है प्लेग। इसका वे आउट क्या होता है, एंटी प्लेग इनोकुलेशंस हैं हमारे पास, उससे हम और प्लस उसके कपड़ों को बिल्कुल डिसइंफेक्ट करना होता है, फेंकना होता है, यूटेंसिल्स को उसके अलग, बहुत ज्यादा एज आई सेड कंटेजियस है, कहीं से भी होता है। नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया अगेन इज अ बैक्टीरियल, उसमें क्या होता है, पेन इन द चेस्ट, और स्पुटम जो होता है वो थोड़ा ब्लडी टाइप, रस्टिक टाइप हो जाता है, रैपिड ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। इसका एक ही वे आउट है निमोनिया में, एंटीबायोटिक्स। एक टाइम आया था जब पहली बार कोरोना आया था, निमोनिया की तरह निमोनिया ही होता है, तो अब कोविड-19 इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ निमोनिया। तो जब निमोनिया आया था तो बहुत लोग मरे थे। जब पहला कोरोना आया था, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड उस टाइम पे। ओके, उसके बाद जो दो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, गोनोरिया, इट्स अ वेनेरियल डिजीज, एंड सिफिलिस, ये भी वेनेरियल डिजीज है। इसके अंदर पेनिसिलिन देते हैं, इसका आंसर होता है। पेनिसिलिन बहुत रिएक्ट भी करती है, डेंजरस भी हो सकती है। इट कैन ओनली गो थ्रू सेक्सुअली, इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज व्हाई इट्स अ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है ये। ओके, डेंगू is caused by a special mosquito called the Aedes mosquito, AEDES। Aedes mosquito जो है ये डेंगू का वायरस होता है। इस वायरस का नाम होता है DEN1, DEN1, DEN3, DEN4, ये वायरसेस के नाम है। अलग अलग तरह के डेंगू हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्लेटलेट को अटैक करता है। प्लेटलेट्स का क्या रोल है मैं आपको बताऊंगा कल वाले लेक्चर में, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ अ प्लेटलेट। तो ये प्लेटलेट को खत्म कर देता है, और भी बहुत तरह से, एक पूरा सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, सडन आता है, हेडेक्स बहुत होते हैं। अभी तक इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वी डोंट हैव अ वैक्सीन टिल नाउ। इसका एक ही तरीका होता है कि इंसेक्ट, और ये दिन में काटता है तो इससे बच के रहना चाहिए।
और सब इसलिए हमेशा फुल क्लोथ्स रखने चाहिए ताकि काटे ना। कम कपड़े जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। कुछ मौसम होते हैं इसके, ये मौसम जो अभी चल रहा है ये डेंगू का टाइम है। वन हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर। नो इस टाइम पे रेस्ट चाहिए और पानी ज़्यादा चाहिए होता है। आई एम टोल्ड, आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, आई हैव येट टू डू अ रिसर्च ऑन इट। आई एम टोल्ड दैट goat milk is supposed to be very good. It increases the platelet count. I don't know, I have to do a research, पर मैंने पढ़ा था उस दिन कि goat milk जो होता है, बकरी का दूध, शायद इसलिए गांधी जी बकरी का ही दूध पीते थे। I have to, though I am told that it is one of the best thing. You know, by the way, इससे मुझे एक चीज याद आई, मैंने एक स्टडी की थी पहले when I was doing my medicine, एक स्टडी कराई थी। उसमें एक चीज जो आई थी सामने कि हम लोग दूध 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 रोते रहते हैं। मिल्क इज समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली, इट्स अ वेरी कॉमन स्टडी इन यूरोपियन, जो अच्छे अच्छे बड़े समृद्ध देश हैं उन्होंने करी है। मिल्क इज नॉट मेंट, आई मीन काउ मिल्क और अदर बफलो मिल्क, इंडिया में बफलोज है, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बना। इनफैक्ट ये बहुत प्रेशर डालता है। लॉट ऑफ पीपल विल बी लुकिंग एट मी वाइड आइड कि मैं क्या कह रहा हूं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पिछले 35 और 30 ज्यादा 40 years, 35-40 years, I have not taken a glass of milk. मेरी जो ये चाय कॉफी है ये भी ब्लैक होती है। प्रोटीन, हम लोग सोचते हैं ये कि बहुत दूध बहुत है। इट इज नोवेयर नियर ह्यूमन मिल्क। अगर ह्यूमन मिल्क और बफलो मिल्क का कॉम्पोजिशन देख लें, कुछ लेना देना नहीं है, उसके न्यूट्रिएंट्स कोई लेना देना नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई द वेस्ट, मोस्ट ऑफ द वेरी वेरी एडवांस कंट्रीज ऑफ द वेस्ट हैव गॉन अवे। पर अगर हम कहें कि अगर मिल्क लेना ही है तो कौन सी बेस्ट होता है, जो क्लोजेस्ट होगा वो गोट्स मिल्क है। सबसे खराब बफलोज मिल्क, फुल ऑफ फैट, हार्ट अटैक 100% कराएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत फैट होता है, फैट लेडन होता है। और इनफैक्ट हम क्या करते हैं, गाय भैंसों को वो खिलाते हैं बड़े में, क्या कहते हैं उसको, कॉटन सीड, उसका फैट कंटेंट, उसको गाढ़ा करने के लिए। दूध जितना गाढ़ा होगा, कैसे गाढ़ा होगा, फैट कंटेंट बढ़ा देंगे और क्या। सो समवेयर it has been almost an established fact that milk, especially buffalo milk and cow's milk, are not good for human consumption. But anyways, I don't want to create ripples, but as an example, I'm standing in front of you. I'm 63 years old. I have not taken a glass of milk for the last 35-40 years. Maybe you could take a little bit of curd. कर्ड में बैसिलस गुड बैक्टीरिया होता है, वो गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है। इसलिए आप देखो कि अगर बीमारियां जो मैक्सिमम दूध से आती हैं, लेट मी नॉट गो इनटू दीज कंट्रोवर्सीज बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एग्रीइंग विद मी, बट देन आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन इट एंड दैट्स व्हाई आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वी कॉल बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू बेसिकली कॉज बाय बर्ड्स, एक और तरह का कोरोना है, एक और H1N1 इसका था, H1N2, H3N2, ये 3 स्ट्रेन्स हमने निकाले थे, H1N1, H1N2 एंड H3N2, जो हमारे, जिनको हम ये बर्ड इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे सेम इन्फ्लुएंजा की तरह आता है। तो इसके अंदर यही होता है, हाइजीन रखो, हाथ धोते रहो, सेम चीज़। और जो हमारे हैं पोटेंशियल डेंजर पॉइंट्स जहाँ बर्ड्स बहुत होती हैं, हम पिजन्स को खाना खिलाते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, नॉट नोइंग दैट दे मे बी कैरिंग एनी ऑफ दीज, बहुत डेंजरस हो जाता है। इसलिए आई सी मेनी टाइम्स, जब मैं आ रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कई जगह जहाँ बहुत सारे पिजन्स को लोग खाना देते हैं, वो तो आउट ऑफ रिलीजन देते हैं। तो मैं देखता हूँ सुबह सुबह, ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ ही देखा है मैंने, वो पूरा DDT लेके वहाँ पे खूब छिड़क रहे होते हैं, क्योंकि एक बार जब आया था
तो इवन इन्होंने दे फाउंड आउट कि जो लेक में जो डक्स आती हैं उनमें पाया गया था, so they had to kill all those ducks at that time. 4-5 साल पहले की बात है. So we have to be careful. Next, हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस जो है वो 4 तरह का है. हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई. ये 4 तरह के. हेपेटाइटिस बेसिकली मीन्स लिवर के साथ. तो इट इज बेसिकली अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द लिवर. वायरस का नाम होता है HAV, उससे होता है ये. हेपेटाइटिस बी इज HBV, हेपेटाइटिस सी इज कॉल्ड HCV वायरस एंड हेपेटाइटिस ई इज कॉल्ड HEV वायरस. ये 4 तरह के वायरस हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं. और हेपेटाइटिस बी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है. इसके बाद हम आते हैं मीजल्स. एज फार एज मीजल्स आर कंसर्न, इट इज like a rash. It's a highly communicable, बहुत communicable, contagious है और वायरस के साथ है. और जो खुजली करने से जो उसके ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं वो भरे होते हैं. वो जहां टच हो जाएंगे, जिसको टच हो जाएंगे, वो इमीडिएटली कम्युनिकेट हो जाते हैं. सो इट्स अ वेरी डेंजरस वायरस जो हो जाता है. इसमें इलनेस आती है, फीवर आता है, कॉफ आता है इसके अंदर, आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है. इसका हाउएवर मीजल्स की वैक्सीन है, तो वैक्सीन के अंदर उसमें क्या होता है, लाइव मीजल का वायरस होता है, वो इंजेक्ट कर देते हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं और फिर हम उससे बच जाते हैं. सिमिलरली वी हैव मम्प्स. मम्प्स इज बेसिकली अगेन अ वायरल डिजीज जिसमें जो ये स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड्स कहते हैं इसको, ये फूल जाते हैं. इसमें भी थ्रू ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेशन, सलाइवा, उससे हो जाता है, या इवन थूक से नॉर्मली हो जाता है. इसमें भी बहुत सीवियर हेडेक और फीवर वो सब रहता है. और इसका क्योर भी हमारे पास वैक्सीन है मम्प्स की, तो मम्प्स के वैक्सीन से हम इसको क्योर कर सकते हैं. रेबीज जो है, अगला है रेबीज. रेबीज इज फेटल. एक वायरस है. ये हमेशा रेबीज इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड बाय एन एनिमल बाइट. तो वो क्या होता है, बाइट से वो वायरस हमारे वुंड में डाल देता है. हम कहते हैं कुत्तों में होता है, कुत्ते नहीं, कोई भी बंदर कोई भी अगर काट जाए रेबीज हो सकता है. तो कोई भी अगर जानवर काट जाए, इमीडिएटली एंटी रेबीज लगवाना चाहिए. सो फॉर दिस पर्पस इसका नॉर्मली क्या होता है, 1 से 3 महीने तक इंक्यूबेशन होता है. 3 महीने के बाद ये एक पैरालिसिस की तरफ चलता है और उसमें पानी से आदमी डरना शुरू हो जाता है. दैट इज व्हाई वी हैव हाइड्रोफोबिया इन दिस. और बहुत बुरी मौत मरता है. मैंने 2-3 पेशेंट्स देखे और इतना ज्यादा ये इन्फेक्शियस है कि अगेन कंटेजियस भी, कि जहां जहां उसके कपड़े सब जलाने पड़ते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता. सो इसके अंदर वी हैव, एज आई सेड, देयर इज अ वैक्सीन. आजकल तो, पहले तो पेट में लगते थे, लंबे लंबे होते थे, आजकल तो रैबीपुर है जो इंट्रावीनस लग जाते हैं. तो वैक्सीन आ गई है, प्रोवाइडेड इट शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल. अगर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जब भी कोई एनिमल काटे, जैसे कि डॉग ने काटा, अगर इसलिए डॉग को हम एंटी रेबीज पहले ही लगा देते हैं. अगर नहीं लगा हुआ वो डेंजरस है. बंदर काट जाते हैं, जंगली बिल्लियां काट जाती हैं, या कोई भी ऐसा जिसको एंटी रेबीज नहीं लगा, अगर वो काट जाता है कभी भी, विद इन 1 मंथ ऑलमोस्ट वापस आना मुश्किल हो जाता है. उसका पूरा पैरालिसिस शुरू हो जाता है और बहुत ही गंदी मौत मरता है. आई हैव सीन. और एक बार वो 3rd मंथ के पार कर गया, फिर वैक्सीन काम नहीं करती है, फिर तो बहुत बुरा होता है. इसकी पहले हम देखते थे कि यहाँ शिमला के रास्ते में क्या आता है, वहाँ इसकी वहीं थी पहले, अभी भी वहीं है. उसकी मेन जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है वो वहीं है. मेरे दिमाग से निकल रहा, हम शिमला जाते हैं उसके रास्ते में है वो. तो वो उसका सीरम है हमारे पास, एंटी वैक्सीन है, पर इमीडिएट लगवाना पड़ता है. ओके, देन वी हैव चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स का भी मैंने जैसा कि बोला वायरस है, वेरिसेला वायरस होता है.
VZV कहते हैं उसको, हाईली कंटेजियस है, खासकर जब उसके या पहले चिकन पॉक्स के साथ बहुत ज़्यादा फीवर आता है। और वो एक स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, छोटा स्मॉल पॉक्स बहुत बड़ा होता है, बड़ी माता और छोटी माता कहते हैं उनको। तो ये दोनों के अंदर जब इसके स्कैब्स गिरते हैं, वो स्कैब्स भरे होते हैं उस वायरस से, इसलिए सबसे डेंजरस टाइम होता है इसका ट्रांसमिशन का जब स्कैब्स जो बन जाते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, खुजली होती है, वो अपने आप को खुरदना शुरू करते हैं, वो गिरते हैं, जहाँ जहाँ गिरते हैं उससे स्प्रेड हो जाता है। लकीली वी हैव गॉट अ वैक्सीन, तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी है। स्मॉल पॉक्स अब कहते हैं कि दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। हमारे टाइम पे मुझे भी यहाँ जो गोल गोल दो दिखते हैं वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगता था, छोटे बच्चों को लगता था, बहुत पेनफुल होता था, छोटे बच्चों को बहुत दिन बुखार भी आता था। अब क्योंकि कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है, तो अब ये वैक्सीनेशन बंद हो गया है। आई रियली शडर, अगर एक भी केस आ गया पूरे दुनिया में फैल जाएगा, क्योंकि किसी को वैक्सीनेट नहीं किया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स तो खत्म ही हो गया दुनिया में, तो अब इसका वैक्सीन क्या लगाना। आई होप एंड प्रे ऐसा ही रहे। नाउ इसके बाद एक और डिजीज है जिसको हम कहते हैं येलो फीवर। येलो फीवर अगेन वायरस कॉज्ड है, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज के थ्रू होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक येलो फीवर वायरस होता है जो मॉस्किटो बॉर्न ट्रांसमिशन होता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है कि ये लिवर को इफेक्ट करता है, इसलिए पीलिया होता है, तो बिल्कुल वो पीलिया हो जाता है, येलो फीवर हो जाता है, और इसीलिए इसको एक ही वे आउट है कि इंसेक्ट से बचा जाए। सो वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो अलग अलग तरह से हो रहे हैं। और कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कायदे से डीजेनरेटिव डिजीजेस कहते हैं, ओल्ड एज के साथ होनी शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, नाम भूल जाता है। हम कई पिक्चरें देखी हमने, कई इसमें हो जाती हैं, एकदम क्या हुआ भूल जाते हैं, एल्जाइमर्स भूलना शुरू हो जाते हैं। या फिर पार्किंसंस डिजीज, ये भी क्या होता है, इसमें नर्व्स, हमारी ब्रेन सेल्स नर्व्स डिजीज हो जाती हैं और हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेशन हो जाता है पूरे नर्व्स का। तो एल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, ये सारी ओल्ड एज की डिजीजेज हैं जो फॉर वेरियस रीजंस क्रिएट हो जाती हैं। सो आई होप आई बीन एबल टू मेक सम सेंस कि क्या क्या बीमारियां हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं, जस्ट अ बर्ड्स आई व्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, फैक्चुअल्स में। I hope everybody has been able to understand these. Tomorrow we'll take up another topic and we'll go for, I'll try to keep regular general knowledge classes. मैंने बंद कर दिया था पिछले 8-9 साल से पढ़ाना जनरल नॉलेज, बट आज क्योंकि सडनली ज़रूरत पड़ गई, बिकॉज माई टीचर्स आर, अभी सतप्रीत मैम इज़ गोइंग टू टीच यू करंट इवेंट्स। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट मैं स्टैटिक जनरल नॉलेज पे जाना चाहूँगा। स्टैटिक जनरल नॉलेज में मैं आपको जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो जो कार्य एग्जामिनेशन पॉइंट, इंडियन ज्योग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडियन ज्योग्राफी पूरी, और इंडियन इकोनॉमी प्लान्स वगैरह वगैरह। आई विल सी मैं कहाँ किस हद तक जा सकता हूँ। आई होप एंड प्रे सनत कम्स बैक फास्ट so that my load of general knowledge will go down. Though it's not a load, teaching my students always is a pleasure for me. I always enjoy teaching. और खासकर जो जनरल नॉलेज है वो तो मेरा हमेशा फोटे रहा है, वो तो मेरा इट इज़ क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, बिकॉज जनरल नॉलेज की वजह से मैं IPS में आया था। सो प्लीज़ टेक इट ऑल वेरी सीरियसली। मेरे नोट्स साथ साथ आप बनाते रहना, यही क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएंगे और कल को, और खासकर अगर जो यूपी में अपेयर हो रहे हैं, ये तो पूरा पेपर ही है, इसमें I'll cover almost all the things. काफी टाइम है मेरे पास, I'll cover it up accordingly. Thank you. God bless.